गोविंद सिंहामणि किरण कला वरुण चरण नः किरणं विमलयरणेमि चन्दं तिवन चन्दं नमोऽस्मि। नमस्ते वंदे मातरम्। श्री नेमिचंद्र आचार्य विरचित त्रिलोक सार ग्रंथ है। इसमें नरतिर्यक लोकाधिकार छठा लास्ट का अधिकार चल रहा है। इसमें अपन ने जम्बू द्वीप में जो भरतादिक क्षेत्र है, हिमवनादिक पर्वत है, उसमें पद्मादि सरोवर और उसमें कमल, फिर उसमें से निकली हुई 6 सरोवर में से निकली हुई 14 नदियाँ, इनका सब पूरा विस्तार से वर्णन देखा है। अब उसके बाद मेरू पर्वत का, जम्बू द्वीप के बीच में बराबर मेरू पर्वत है, उस मेरू पर्वत का स्वरूप यहाँ बता रहे हैं। 606 नंबर गाथा में अपन ने देखा था मेरू पर्वत का मुख्य व्यास, मतलब चित्रा पृथ्वी के ऊपर जो मेरू का व्यास है वो कितना है, 10,000 योजन। और उसका मुख्य व्यास मतलब जहाँ पांडुक वन है वहाँ पर उसका व्यास कितना है, 1,000 योजन। और उसकी ऊंचाई पृथ्वी तल के ऊपर से, मतलब पृथ्वी के ऊपर से यहाँ से लेकर के इधर ये दोन्ही दिशेला से करा। मेरू पर्वत की ऊंचाई कहाँ से नहीं ना, यहाँ से ऊपर भद्रशाल वन है ना, वहाँ से लेकर ऊपर चोटी छोड़ करके पांडुक वन तक कितनी है, 99,000 योजन है। और तो उसका ये दोनों व्यास और ऊंचाई बताइए। और उसके बाद उसके वनों का वर्णन, उसके नाम, उसके कितना अंतराल है, ये सब बताएंगे आगे। 607 नंबर की गाथा आज चलेगी अपने। भूभद्रसाल साणुग नंदन सोमनस पांडुकं च्यवनं इगे पणघण बावत्तरे हद पंचसयाणि गंतूणम। भू के ऊपर कौन सा वन है, भद्रशाल वन, त्याचं नाव लिहायचं राहिले की। फिर इसके बाद सानु प्रदेश में कटने पर जो है वह नंदन वन, फिर सोमनस वन और पांडुक वन, ऐसे 4 वन हैं। इधर ये नाम दे देते। नहीं, वन के नाम लिखना रहेंगे यहाँ पर। ये भद्रशाल वन, भद्रशाल भी बोले, भद्रशाल है वन। और यहाँ पर है ये नंदन वन। और यहाँ पर है सोमनस वन। और यहाँ पर है पांडुक वन। सोमनस भी बोलते हैं, हाँ। पांडुक वन यहाँ पर है। तो इस प्रकार ये 4 वन हैं। यहाँ इसका विस्तार कितना बताया, 10,000। और यहाँ इधर व्यास इसका पांडुक वन में 1,000 योजन है यहाँ पर। हाँ, अभी क्या बता रहे हैं यहाँ पर, भूपद्मसाल सानुग पन्नंदन सोमनस पांडुकम च वनम। फिर इसको इगी पण घन बावत्तरी हद पंचसयानि गंतूनम, ये कितने कितने ऊंचाई पर है वो बता रहे हैं। तो पहला जो भद्रशाल वन है वो भू पर ही है। फिर उसके बाद नंदनवन, पहले 500 रखो कायम, इस 500 को 1 से गुना करो इगी,
तो ये नंदनवन भद्रशाल वन से इधर ऊपर कितना वो ऊपर है 500 योजन। 500 को 1 से गुना करो तो 500 योजन हो गए ना। 500 योजन ऊपर ऊंचाई पर है, मतलब नंदनवन की ऊंचाई भूतल से 500 योजन है। फिर दूसरी बार 500 को 5 के घन से गुना करना। 500 गुणित 5 का घन, 5 का घन करेंगे तो कितना आएगा 125। 5 गुना 5 गुना 5 125, मतलब 500 गुना 125। तो 125 0 0 आएगा। फिर 5 5 5 25 अच्छा 2, 5 दूनी 10 और 2 12 अच्छा 1, 5 1 5 और 1 6, 62,500 योजन। यहाँ भद्रशाल वन सौमनस वन जो है इसके ऊपर नंदनवन के ऊपर कितना जाने पर है 62,500 योजन ऊपर जाने पर है। फिर तीसरा जो है 500 को कितने से गुना करना 72 से गुना करना। तो यहाँ पर 0 0, 5 दूनी 10 0 अच्छा 1, 5 7 35 और 1 36, 36,000 योजन ऊपर जाने पर कौन सा वन है पांडुक। मतलब सौमनस वन से पांडुक वन की ऊंचाई कितनी है यहाँ पर ये 62,000। ये यहाँ की ये यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई लेना है, इसलिए बीच में लिखती हूँ उसको। यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई 62,500 है और यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई पूरी कितनी है 36,000 योजन है। ये सामान्य बता रहे हैं, अब वो सीधा कितना गया फिर तिरछा कितना वो सब आएगा भी डिटेल। इतना तो 4 वन है। मेरू की मूल पृथ्वी पर भद्रशाल वन है, फिर उसके सानो प्रदेश में अर्थात कटनी पर नंदन वन है। मतलब ऊपर 500 योजन गए तो अंदर वो मेरू पर्वत गया है ना, तो उसकी कटनी पर वो नंदन वन है। फिर उसके ऊपर 62,500 योजन ऊपर जाने पर पुनः मेरू पर्वत अंदर गया है, तो अंदर गया है उसकी ही वो कटनी बनती है, उस कटनी पर ही क्या है सौमनस वन है। फिर उसके ऊपर 36,000 योजन गए, पुनः मेरू पर्वत अंदर आता है, तो वहाँ उसकी कटनी पर पांडुक वन है। ऐसे 4 वन है सुमेरु पर्वत के ऊपर, उसकी ऊंचाई खाली बताई है यहाँ पर। तो कुल सब मिलाकर के ऊंचाई कितनी हुई ये 36,000, ये 500 और 62,500। तो 0 0 0, 5 और 5 10 0 अच्छा 1, 6 और 1 7 और 2 9 और 6 और 3 9, 99,000 हो गए। तो 99,000 योजन ऊंचाई उसकी है। अब यहाँ पर पांडुक चारों वनों के ऊपर क्या कौन कौन से वृक्ष हैं उसका वर्णन करते हैं। 500 मेरू पर्वत के चारों बाजू में 500 योजन के वन है। ऐसा ही वन कैसे हो गए, मतलब भूतल पर है जहाँ मेरू पर्वत 10,000 व्यास वाला है, उसके बाजू में अभी देवकुरु उत्तर कुरु बताए ना, उसके वो बाजू में भद्रशाल वन है। दक्षिण और उत्तर में कितना व्यास है वो बताएंगे। पूर्व और पश्चिम में उसका बड़ा व्यास है 22,000 योजन लंबाई, वो सब आगे आएगा। और फिर जब 500 योजन ऊपर जाता है तो अंदर आता है मेरू पर्वत, मतलब उसका व्यास भीतर आता है 1,000 योजन, इधर से 500 इधर 500, तो ऐसा आता है। तो वहाँ पर वो पूरे कटनी में जैसे अपन मानस्तंभ पर देते हैं जो चारों ओर कट्टा रहता है, ये कटनी रहती है। तो ऐसे यहाँ पर कटनी मतलब इतनी छोटी कटनी नहीं, वो 500 योजन की है, मतलब बहुत सारे बड़े। हाँ, तो इतना 500 योजन अंदर आया है, तो वो 500 योजन का वो वन बन जाता है। और उसी पर वो चैत्यालय वगैरह है वो सब आएगा वर्णन। फिर उसके ऊपर सौमनस वन, वहाँ पर भी मेरू पर्वत इधर से 500 इधर 500 ऐसे अंदर आया है, तो उस 500 योजन पे वो नंदन सौमनस वन है।
और ऐसे पांडुकवन जो है 494 योजन का है ऊपर का। 1000 योजन रहता है ना, तो उसमें 494 12 योजन के बीच में चोटी रहेगी। वो चूलिका है ना, चूलिका का व्यास रहेगा। अभी आएगा वो सब, अब धीरे धीरे चलते हैं। वन में स्थित वृक्षों का स्वरूप बताते हैं। मंदार चूद चंपय चंदन घन सार मोच चोचेहिम तंबुलि पूग जादि पहुदी सुरतरोहि कय सोहम। मंदार, मंदार वृक्ष, चूत मतलब आम्र वृक्ष, चंपय मतलब चंपक वृक्ष, चंदन के वृक्ष, घनसार ये भी चंदन का ही प्रकार होता है घनसार, मोच, मोच का अर्थ क्या होता है? केला। चोच, चोचे ही मतलब श्रीफल लिया है, मतलब ये नारियल का पेड़। और तांबुली, तांबुल वो पान का बताया था। हाँ, पूग मतलब सुपारी, और जाति मतलब जायपत्री। तो इस प्रकार इत्यादि सुरतरुहि कयसोहम, ये सब वृक्ष कैसे हैं? ये सब अकृत्रिम है, मतलब पृथ्वी का एक ही होंगे शायद ये, क्योंकि कल्पवृक्षों की शोभा बोल रहे ना, कल्पवृक्ष सब पृथ्वी का एक ही होते हैं कि वो वनस्पति का एक नहीं होते हैं। कल सरुतरोहि कयसोहम ऐसा बोल रहे हो, कल्पवृक्ष की शोभा को प्राप्त है। तो कौन से हो सकते हैं पता नहीं, ये इस तरह लगा सकते हैं देवकुल में है वहाँ पे, वन है तो वो वनस्पति का एक भी हो सकते हैं ना। वो भूमि है वहाँ पे कहाँ पर? देवकुल में, वो देवकुल उत्तर कुरु में है, उसके बीच में ही है ये। लेकिन ये सुमेरु पर्वत है ना, ये बीच में है। ऐसा दिया नहीं उन्होंने कहीं पर पृथ्वी का एक होगा, लेकिन वो इसका तो दिया हुआ है, जो अपने जम्बू वृक्ष, शालमली वृक्ष सब पृथ्वी का एक है। हाँ, लेकिन ये वन है, और वनों में जो पेड़ है वो सब वनस्पति का एक होने में क्या बाधा है? वनस्पति का एक हो सकता, लेकिन पता नहीं कैसे है। चलिए, ये इत्यादि वृक्ष है वहाँ पर, उस वृक्षों से वो सुशोभित है वन। अब आगे मेरु पर्वत पर स्थित जो वन है, उस वनों के अंतराल और अन्य मेरुओं की ऊंचाई बताते हैं। मेंदर में सुमेरु पर्वत की बताए, और भी 4 मेरु है, उसकी ऊंचाई कितनी है वो बताते हैं। पणसय पणसय सह्यम पणवन्न सहस्यम सहस्राणम 28 सहस्रगाढं तुमेरोणम्। पणसय, पणसय सहिसं पणवन्न सहस्यम 28 सहस्राणम इदरानम सहस्रगाढ़म तुमेरुणम। बाकी के जो मेरु है, इतर मेरु, उनका भद्र नंदनवन तक कितना योजन है? 500 ही है वहाँ पर उनकी ऊंचाई। इसकी जैसे 500 बताए, उनकी भी 500 योजन पर ही नंदनवन है। और सौमनस वन तक की ऊंचाई कितनी बताइए? 55,500 ना। पणसद सहिदम पणवन्न 55,500। ये 62,500 है ना, उसकी जगह ये 55,000 है। 55,500 है क्या? 55,500, हाँ, उसमें आता है ना मेरु पूजा में। 55,500 स उतंगा वन सौ मनस सोहे बहुरंगा। फिर उसके ऊपर 28,000 योजन पर पांडुक वन है, 28 होता है। तो ये सब मिलाकर के इसकी ऊंचाई कितनी होगी? हाँ, 5 और 5 10, 1 8 और 1 9, 9 आणि 5 14, 1 3 और 1 5, 84,000 योजन ऊंचाई इसकी। 99,000 है इसके इन 4 मेरुओं के, जो 2 धात्विय खंड में और 2 पुष्करार्ध द्वीप में है। उनकी ऊंचाई जो है वो 84,000 योजन है। और सबका भूमि का व्यास जो है, अवघाड़ जो है, इसका भी 1,000 है। मेरु सुमेरु का भी
और इसका भी भूव्यास मतलब भूमि के अंदर भीतर गहराई उसकी नींव कितने 1000 योजन की है। तो 1000 मिला करके सुमेरु पर्वत का 1,00,000 योजन होता है और इसका 85,000 योजन हो जाएगा। चारों मेरु व्यास ऊंचाई बताइए। अब वनों का विस्तार वर्णन करते हैं। 22 च सहस्रा पण छक्कोण पण सयं वासं पडमवनं वज्जिता सौवनगाणं वनानि सरिसानि। पहला जो वन है भद्रशाल वन, उसके ये बताते विस्तार व्यास कितना है। तो 22 सहस्रा 22,000 योजन उसका व्यास है। और पण छक्कोण पणसयम नंदनवन का व्यास कितना है पणसय 500 योजन। फिर सौमनस वन का कितना है 500 योजन। और इसका कितना है पांडुक वन का छक्क ऊण पणसयम 6 कम 494। 22,000 कौन है भद्रशाल वन, पर पूर्व पश्चिम उसका भद्रशाल वन का 22,000 योजन व्यास है। और ऊपर जो नंदन वन है उसका व्यास मतलब होता है जैसे अपन जम्बूद्वीप का वगैरह व्यास बताते हैं वलयाकार, तो ये भी वलयाकार होगा ना। जो मेरु पर्वत है उसके चारों ओर कितना है वो नंदन वन 500 योजन लंबा है मतलब व्यास है उसका। और सौमनस का भी 500। और पांडुक वन का कितना है 494 मतलब 6 कम 500 योजन उसका व्यास है। मतलब पूरा 1000 हो जाता है। उस 1000 में 494 सब तरफ से छोड़ो, उसके बीच में चूलिका होगी, तो इसलिए उसका व्यास 494 योजन बताया। ऐसे ये मुझे नहीं आता है निकालना थोड़ा, लेकिन अब उसके जाड़े निकालेंगे ना। या ऊपर का जो होगा मेरू इसके ऊपर मतलब ऐसे बीच में होगा, तो ये उसका चारों तरफ व्यास होगा पांडुक वन का। फिर उसके ऊपर ऊंचाई पर जाएंगे तो ऐसे सौमनस वन जो है ये मेरु पर्वत ये व्यास हो गया। और ये चारों तरफ नंदन वन है। ऐसे प्रकार सौमनस वन वहाँ जाएंगे तो वहाँ पर भी वो बीच में मेरु होगा। और इधर इधर उसका व्यास कितना है 500 योजन है सब जगह से। ये सौमनस वन है। कैसे काढ़ायचं भाई, एक के ऊपर एक कैसे निकालेंगे ऐसे मतलब कटनी जैसा ही करना पड़ेगा ना। ये जैसे किया है ये लेकिन गोल गोल कसं काढायचं चारों तरफ दिखाना होता। ठीक है ना। तो ये जो अंदर आया है ये 500 योजन है, ये 500 योजन है। तो ऐसे चारों ओर सब जगह ये गोलाकार ये है वन है। ऐसे ऊपर ऊपर जाएंगे तो वहाँ पर भी सौमनस वन है, वो भी ऐसे संपूर्ण चारों तरफ गोलाकार ऐसा करेंगे इसको। लेकिन वो अंदर आया है वो कैसे देखेंगे। अर्धच गोल कुठं कुठलं तू जोड इधर दिसत नाही तेच की कसं दिसणार बच्चा ना। ठीक है चारों तरफ ऐसे समझो। ठीक है चारों तरफ ये यहाँ पर सुमेरु पर्वत गोल ही है सब तरफ से और उसके चारों तरफ से वन है। ऐसे या ऊपर जाएंगे तो ये ऐसे वन है। फिर तो ऐसे इधर 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 सब जगह वन है। आगे
तो ये वनों का व्यास बताया 500, 500, 22,000 और 494। ऐसे ही बाकी के 4 मेरुओं के भी 4 वन हैं, उसका भी व्यास यही होगा। उसका भी नंदन वन 500 योजन, सोमनस वन 500 योजन और पांडुक वन 494 योजन, ये वहाँ पर व्यास होगा। अब आगे, अब इन वन स्थित में वनों में 4 चैत्यालय हैं, 4 पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों तरफ वन है ना 500 योजन का। तो उसके चैत्यालय से निकाला जाता है मेरू में, ऐसा दीवार के अंदर मंदिर नहीं है, पर्वत के अंदर गुफा में नहीं है, बाहर जो वन है उस वन के ऊपर चैत्यालय है। ऐसे ये जो कटनी होगी ना यहाँ पर, ये बाहर इधर चैत्यालय है, ऐसे इधर है, इधर कटनी पर है। मतलब अंदर ऐसा कहे सब जगह पंचमेरु छोटे छोटे निकलते ना, ऐसे अंदर भीतर चैत्यालय निकाला जाता है। हाँ ना, ऐसा कराल पाहिजे, वो ऐसा निकालना पड़ेगा। अभी अपन करेंगे तो ऐसा ही करेंगे, वो पूरा कटनी करके फिर उसके ऊपर 4 जगह चैत्यालय करेंगे, फिर ऊपर कटनी करेंगे, फिर कटनी के ऊपर 4। नहीं नहीं, ऐसा क्या है, वो गलत धारणा हो जाती है ना उसके निमित्त से। हाँ हाँ, ऐसा समझ में आता, ऐसा लगता है ना। पर्वत को नहीं है। हाँ हाँ हाँ, 4 चैत्यालय बने, बराबर। आगे हाँ, पर्वत को छोड़ करके बाहर ही है, वन में है ना 4 चैत्यालय। आगे अब वो बता रहे हैं यहाँ पर, एक एक वने पड़ी दिस मेक्केक जिनालया सुसोहंती पड़ी मेरुम परितेसिम वन्नन मनुवन्न एसामी। एक एक वन में पड़ी दिसम, प्रत्येक दिशा में, एक जिनालया, एक जिनालय सुशोहंती शोभायमान होते हैं। पड़ी मेरुम उपरि तेसिम वन्ननम वो वन्न इस्सामी, प्रत्येक मेरु पर, प्रत्येक वन में, प्रत्येक दिशा में एक जिनालय। ऐसे वन कितने हो गए कुल? एक मेरु में 4, तो 5 मेरु में 20 हो गए, और 20 प्रत्येक वन में 4 चैत्यालय, तो कुल मिलाकर के पंचमेरु में कितने हो गए? 80। एक मेरु पर 16 जिनालय, 5 मेरु पर 80 जिनालय। ना इस प्रकार ऐसे इन्होंने ऐसा लिखा है ना, इधर गलत हो गए थोड़ा सा, मैं भी ऐसे सोच रही थी। फिर इस प्रकार पंचमेरु संबंधी 16 वनों के 80 जिन चैत्यालय, ऐसा लिखा है ना। फिर प्रत्येक वन में 4 दिशा में 4 है, तो 16 वनों के 80 कैसे होंगे? 20 वनों के, ऐसा तो लिखना चाहिए, 20 वनों के 80 जिन चैत्यालय, ऐसा लिखना चाहिए, शोभायमान है। हाँ, तेज के नंदन वन, सोमनस भी जो बता ना, भद्रशाल वन जो पृथ्वी पर है, वहाँ पर भी चारों तरफ चैत्यालय है। नंदन वन पर चारों तरफ, सोमनस पर, पांडुक वन पर, ऐसे। और हर मेरु पर 4 वन है, तो 5 मेरु हैं, तो वन कितने हो गए? 20 हो गए, और चैत्यालय कितने हो गए? 80 हो गए। और एक मेरु पर ऐसा अलग अलग गिनना है, तो एक मेरु पर 16, तो 5 मेरु पर 80, 16 गुना 5 यहाँ करना है वन, तो 16, एक मेरु संबंधी 16 चैत्यालय, ऐसा करके फिर उसको 5 से गुना कर सकते हैं। हाँ हाँ, अब आगे, अब यहाँ सुदर्शन मेरु के दक्षिणोत्तर जो भद्रशाल वन है, दोनों तरफ, अभी कल अपन ने निकाला था जो चित्र जम्बूद्वीप का, उसमें जो बीच में मेरु पर्वत है, उसके इधर और इधर जगह चौकोन रह गई थी ना, वो पूरे वहाँ पर भद्रशाल वन है। ये सब पूरा चौकोन भाग यहाँ रह जाता है, तो इसमें ये बीच में मेरु पर्वत है। और यहाँ पर ये गजदंत पर्वत है, इधर से गजदंत पर्वत है। तो ये जो शेष जगह रही है, ये सब पूरा भद्रशाल वन है इधर इधर। तो उस भद्रशाल वन में ये चैत्यालय है, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, ऐसे 4 दिशा में।
ये जगह कम है, इधर रह जाती है, इधर और इधर वन की, लेकिन ये वन यहाँ पर और यहाँ पर उसका प्रमाण कितना है वो बता रहे हैं यहाँ पर। अपने गाता नहीं पड़ी ना अभी। दक्षिणोत्तर भद्रशाल वन का प्रमाण कितना है वो बता रहे हैं। पडम वनडसी दंसो दक्षिण उत्तरग भद्रशाल वनम विशदम पन्नासहियम खुल्लय मंदर नगे वितहा। पडम वन, पहला वन मतलब भद्रशाल वन, वह 88 उसका 88वां भाग दक्षिण उत्तरग भद्रशाल वनम, दक्षिण और उत्तर का भद्रशाल वन है, मतलब उसका व्यास है। चारों तरफ समान नहीं है भद्रशाल वन पर, ऊपर जो है नंदनवन वगैरह पूरा गोल वन समान है, सब जगह से व्यास समान है, लेकिन भद्रशाल वन पर पूर्व पश्चिम चौड़ाई ज़्यादा है, वो है 22,000 योजन। ये बताए थे क्या, नहीं बताए थे, 22,000 योजन आगे दिया है। 20 पन्नासहियम खुल्लय मंदर नगेवितः। उसी प्रकार ये कितना हो जाता है, दक्षिण और उत्तर कितना हो जाता है, 20 मतलब 250 अधिक मतलब 250 योजन। ये पूर्व और ये पश्चिम की तरफ कितना व्यास है इसका, 22,000 योजन है भद्रशाल वन पूर्व पश्चिम। अब इसको 88 से भाग दो, पूर्व पश्चिम व्यास को 88 से भाग दो तो जो आएगा वह दक्षिण और उत्तर का व्यास है उसका। गजदंत पर्वत निकालते हैं ना, फिर वो उसमें ये वन कहा लेंगे, भद्रशाल वन कहाँ से कहता, कैसे देने, उत्तर कुरु और इधर देवकुरु हैं। तो कितना है ऐसा बता रहे, दक्षिण और उत्तर की तरफ 88 का भाग दिया, तो कितना है 88 दोनी, हाँ 250 योजन होता है बराबर। 88 गुना 2, 88 गुना 2 कितना होता है 176। 124 रह गया, इसमें 24 में 6 आया तो हाँ गलत हो गया क्या, 24 और 20 220 है, 220 है, 44 रह गए, तो 44 के ऊपर 440 हो गए, तो हाँ 5 का भाग गया और 0 रह गया। 88 गुना 5 करेंगे तो 404 हो जाएगा ना। 28 दूनी 176, तो 44 रह गए, तो 44 में 4 0 आया ऊपर का, तो यहाँ 88 गुना 5 करेंगे तो बराबर 440 आएगा, तो 0 आएगा तो ऊपर 0 रह जाएगा। 250 योजन दक्षिण और उत्तर की तरफ भद्रशाल वन का व्यास 250 योजन है, और पूर्व पश्चिम की तरफ कितना है 22,000 योजन है। और खुल्लय मंदर नगेवितः शेष पूर्व पश्चिम 22,000 है क्या? और ये का बदचरी कितना है, पश्चिम और पूर्व, पूर्व पश्चिम 22,000 योजन है, इधर 22,000 और इधर 22,000, और जो उसको 88 का भाग दिया तो वो दक्षिण और उत्तर का व्यास है 250 योजन, 250 योजन। और शेष बाकी के 4 मेरु पर्वत है, शुल्लक बोलते हैं उसको, शुल्लक मेरु, ये महामेरु है और वो शुल्लक मेरु है, मतलब छोटा, शुल्लक अर्थ छोटा, छोटा मेरु, तो उन छोटे मेरु के भी वहाँ पर भी वैसा ही समझना चाहिए, उसका चौड़ाई का प्रमाण भी पूर्व पश्चिम चौड़ाई जो होगी उसका 88वां भाग ही दक्षिण उत्तर चौड़ाई आएगी उसकी, मतलब व्यास आएगा। तो दक्षिण और उत्तर की तरफ वन कम है, छोटा है, और पूर्व पश्चिम में वन बड़ा है।
अब यहाँ पर वनों के बाजू में क्या है और बताते हैं। वन उभय पार्श्वगत वेदी स्वरूप, वनों के दोनों पार्श्व भागों में वेदी है। वेदी मतलब ऐसा होता है अपन कटड़ा घालते कि कटड़ा जैसा, अब ऐसे ये होता है तो उसको झलरी और वो सब ऐसे तोरण द्वार वगैरह होता है ना, कुंपण घालतो अपन तसं कुंपण लगाते ना वैसा, वो यहाँ पर अच्छी तरह से वेदी होती है। कहीं कहीं मानस्तंभ को भी करते ना, बहुत जगह ऐसे मानस्तंभ को भी वेदी सब जगह से बनाते हैं। वेदी वनुभय पासे इगे दल चरण उदय वित्थरो गाढो हेमी सघंट घंटा जाल सुतोरण ग बहुदारा। वन उभय पासे, वन के दोनों, इधर और इधर जो ये सब जगह क्या होती है वेदी, वेदी और उसको ऐसे झालरे घंटा उसमें बीच में ऐसे घंटाएं वगैरह होती है बीच में, ऐसे यहाँ पर भी ये होती है। ऐसा खांब रोऊन इसका करते हैं या हाँ मानस्तंभ को है, ऐसे अलग से नहीं बनाई है, अलग से रहती है वेदी जो है वो, वहाँ पर उसे मानस्तंभ के ऊपर ही झलरे वगैरह दिखाई है, उसको छोड़ करके उसके बाजू में ऐसे ये होते हैं वेदी होती है। वेदी में जिस कटड़ा घालतात तो, और उसमें दोनों पार्श्व भागों में वेदियाँ होती हैं। और इगी दल चरण उदय वित्थरो गाढ़ो, और उसकी ऊंचाई, उसका विस्तार और उसका नीचे गाढ़ मतलब गिन्नी उसकी कितनी है तो 1 योजन उसका ऊंचाई है, उस वेदी की ऊंचाई 1 योजन की, और उसका आधा दल मतलब आधा उसकी चौड़ाई है, और पाव योजन उसका चरण, चरण का अर्थ चौथा भाग, चौरण का अर्थ चौथा भाग होता है, तो जो ऊंचाई है उसका चौथा भाग उसकी नींव है। उदय वित्थर ओगाढ़ो ऐसा लेना क्रम से, 1 योजन, आधा योजन और पाव योजन। और हेमी किसकी है वो वेदियाँ, सुवर्णमय, सुवर्ण की है। और वहाँ पर सुवर्ण के लिए कोई ये नहीं है मतलब सहजता से कहीं पर भी उपलब्ध होता है। सुमेरु पर्वत ही पूरा सोने का है, सुदर्शन मेरु। हेमी सघंट वो कैसी है वेदी, घंटा सहित, घंटा जाल, महाघंटा और छोटी घंटा, इससे अनेक घंटाओं से युक्त और उत्तम तोरण द्वारों से सहित, और बहुदारा उसके बीच बीच में बहुत दार होते हैं, बीच बीच में छोड़ छोड़ के होते हैं ना ऐसे, चारों तरफ जब करते मानस्तंभ के तो ऐसा ऐसा करके इधर फिर दरवाजा रहता है, पुनः इधर से इधर करके उधर दरवाजा, पुनः इधर से इधर लेके उधर दरवाजा, चारों दिशाओं में दरवाजा होता है। तो ऐसे यहाँ पर तोरण को भी बहुत सारे द्वार हैं, अनेक द्वार वाली महाघंटा छोटी घंटाओं से सहित ऐसी ये वेदियाँ बनी हुई है। सब अकृत्रिम ही है, कोई नहीं बनाता है, टूटेगी नहीं कभी। अपनी जो वेदी है वो कृत्रिम है तो टूट जाती है, फूट जाती है, पुनः बनानी पड़ती है, तो वहाँ तो अकृत्रिम है, अनादि अनंत है वहाँ। अब आगे मेरू पर्वत की जो ऊंचाई है उसके अनुसार क्रम क्रम से वो उसमें ह्रास होता गया है, व्यास कम कम होता गया है। तो कितना कम होता है, उसके हानि का प्रमाण क्या है, और कौन से वन पर कितना व्यास रह जाता है, इसका पूरा प्रमाण यहाँ 2-3 गाथाओं में निकाला है। 614 नंबर की गाथा देखते हैं पहले। यजोयन 11 भागो जदि वर्धते पहाय दिवा, तलनंदन सो मनसे किमिदिचयम हानि माणिज्यो। हानि का प्रमाण लाना चाहिए। इकी जोयन 11 भागो यदि वर्धते पहाय दिवा, 1 योजन जाने पर 11वें 1 का 11वां भाग, 1 योजन का 11वां भाग यदि बढ़ता है या घटता है, ऊपर से नीचे देखेंगे तो बढ़ता है, नीचे से ऊपर देखेंगे तो घटता है। अब यहाँ तल भूमि पर से तल में जाएंगे ना तो बढ़ता हुआ आएगा,
ये यहाँ पर ऐसा इधर नीचे बढ़ता हुआ पाया जाएगा, तो इसलिए वो वहाँ पर वृद्धि कहेंगे। और ऊपर नीचे से ऊपर देखते जाएंगे तो हानि होती जाएगी, इसलिए पहाय देवा। तो इस प्रकार तल मतलब भूमि के नीचे जो तल है उस तल का व्यास, उसके ऊपर नंदन वन है, उस नंदन वन के ऊपर का व्यास, भू पर का व्यास तो बताया है आचार्य ने 10,000 योजन। भद्रशाल वन जहाँ पर है पूरा, वहाँ पर मेरू पर्वत का व्यास कितना है 10,000 योजन है। और उसके ऊपर नंदन वन जहाँ पर है वहाँ पर कितना व्यास हो जाएगा, कम 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 ह्रास होता हुआ। फिर ऊपर सौमनस वन जहाँ पर है वहाँ पर कितना रह जाएगा मेरू पर्वत, कितना भीतर अंदर जाएगा। और किमिति चयम सौमनस वन में कितना है। इस प्रकार चयम हानि मानिज्यो, इस प्रकार हानि चय लाना चाहिए। 11,000 हे नंदनवनचं घेऊन घ्यायचं कुठे घेतले गालाचं नंदनवनचं कुठे घेतले? पहले हानिचय का प्रमाण निकालो। तो मेरू भूमि जहाँ भद्रशाल वन है वहाँ उसको भूमि कहेंगे। भूमि कितने मेरू पर्वत की 10,000 योजन है। और पांडुक वन जहाँ है वो मुख, लास्ट अंत आ गया, तो वहाँ पर उसका व्यास उसको क्या बोलेंगे, मुख बोलेंगे। मुख कितना है मेरू पर्वत का 1,000 योजन। 1,000 योजन वहाँ पर व्यास रह जाता है। तो यहाँ पर हानि इसका त्रैराशिक करो या इसका ऐसा सूत्र बनाओ। और इसकी ऊंचाई कितनी मेरू पर्वत की 99,000। ये सब योजनों में ही लेना, सब जगह योजन नहीं लिखा है तो भी समझना योजन है। तो भूमि में से मुख को घटाना, जो यहाँ नीचे बड़ा व्यास है वहाँ उसमें से मुख ऊपर का व्यास कम करेंगे। इतनी हानि हुई है यहाँ से वहाँ तक, फिर एक एक योजन पर कितनी होगी, तो उसके लिए ऊंचाई से गुना भाग दो। तो यहाँ पर 10,000 माइनस 1,000 घटे 1,000 और उसको 99,000 से भाग दो, तो एक एक योजन पर कितने हानि होगी उसका प्रमाण आएगा। भूतल पर 10,000 योजन है और उसका व्यास ऊपर कितना रहा है 99,000, ऊंचाई पर 1,000 रह गया है, तो कितनी हानि होगी। ऐसा या त्रैराशिक करके भी निकालो, ऐसे ही आएगा उसमें त्रैराशिक में भी। 99,000 योजन पर 9,000 की हानि हुई। प्रमाण राशि ऐसा करेंगे ना, प्रमाण राशि 99,000 योजन ऊपर जाने पर कितनी हानि हुई है, 9,000 की हानि हुई है। तो एक योजन पर कितनी, ऐसे ही आएगा। यहाँ पर भी ये प्रमाण आएगा, ये 9,000 रह जाएंगे, 10,000 में से 1,000 गया और उसको 99,000 से गुना करेंगे। नहीं ज़्यादा हो गया क्या? तो यहाँ ये 3 हो गए और 9 का भाग दिया तो कितना है 11 आया, तो 1/11 हानि का 1 का गुना होगा, तो 1/11 की है हानि आएगी। मतलब एक एक योजन के ऊपर मेरू पर्वत कितना भीतर आएगा, एक योजन का 11वां भाग, एक योजन का 11वां भाग, एक योजन का 11वां भाग, ऐसे अंदर अंदर आता जाएगा। तो वो हानि का प्रमाण निकाला। अब हानि का प्रमाण एक एक योजन पर निकाला। अब यहाँ पर मेरू के तल व्यास कितना है, यहाँ पर 10,000 योजन है, ये तो ये बढ़ता गया है, वृद्धि होती गई है, तो कितना बढ़ गया। यहाँ पर ऊंचाई कितनी है इसकी, दिसते ना त्याच्यात वहाँ से, तो वृद्धि बोलेंगे उसको। यहाँ पर 10,000 है तो नीचे बढ़ता जाएगा, तो कितनी वृद्धि होगी।
तो उसके वृद्धि का प्रमाण निकालना है। तल व्यास में कितनी वृद्धि हुई उसका प्रमाण निकालो। और फिर ऊपर नंदनवन 500 योजन ऊपर गए तो वहाँ कितनी हानि हुई, ऊपर सौमनस वन वहाँ गए तो वहाँ कितनी हानि हुई, वह हानियों का प्रमाण निकालना है। तो पहले तल व्यास की वृद्धि का प्रमाण निकालते हैं अपन। क्या त्रय राशि करेंगे, प्रमाण राशि। 1 योजन पर, अभी अपन ने निकाले ना, हानि बोलो या वृद्धि बोलो, 1/11 की वृद्धि होती है या हानि होती है। ऊपर से नीचे वृद्धि और नीचे से ऊपर हानि बोलेंगे। 1/11 योजन की वृद्धि होती है तो यहाँ पर तल तक कितना है, 1000 योजन है। तो 1000 योजन में कितनी वृद्धि हुई, ऐसा त्रैराशि किया तो वृद्धि का प्रमाण निकला। तो निकालेंगे 1/11 मतलब फल गुणित इच्छा राशि 1000 योजन गुना करेंगे और यहाँ 1 योजन से भाग देंगे। बराबर है। फिर 11 का भाग 1000 में दे दो। 11 90 99, 1 रह गया 10, तो उसका भाग नहीं जाता है तो 10/11 आ जाए। नहीं ये 0 आएगा ना, 0 90 योजन और 10/11 योजन। इतनी वृद्धि हुई। कहाँ से वृद्धि हुई, भूतल का जो व्यास है, भू पर का व्यास है उसमें कितनी वृद्धि हो जाएगी, 90 सही 10/11 की पड़ेगी। मतलब वहाँ पर तल व्यास कितना हो जाएगा, तो 10,000 में भद्रशाल वन का जो व्यास है, मतलब वहाँ जो मेरु पर्वत का व्यास है, भू पर का व्यास 10,000 योजन प्लस वृद्धि का प्रमाण। भूव्यास, ऐसा सूत्र बनाओ, भूव्यास प्लस वृद्धि बराबर तल व्यास। तो भूव्यास कितना है, 10,000, उसमें वृद्धि 90 योजन 10/11 योजन, 90 से 10/11 योजन, ये बढ़ाओ तो तल व्यास का प्रमाण हुआ 10,000, 90 और 10 सही 11 योजन। दिखते हैं सब इसमें। तो एक किसका व्यास हो गया, तल का व्यास हो गया। तल पर सुमेरु पर्वत इतना बड़ा उसका व्यास है। ऊपर नीचे बराबर ही रहता है, 10,000 ऊपर 10,000 नीचे। नहीं, इसलिए उसमें उन्होंने सीधा निकाला, मैंने उसको ऐसा तिरछा निकालने के लिए बोला। उसमें एक सोचते जैसे ऊपर 10,000 है, नीचे ये 10,000 उतना ही है, 1,000 गहराई है। ऐसा होता ही है कभी कहीं पर भी, तिरछा ही है, तिरछा ही। योजन जाएगा नीचे। हाँ। फिर आप भद्रशाल वन के ऊपर तो ऊपर आए 1000 योजन, तो उसमें 90 ये घट जाएगा। वहाँ पर उल्टा करेंगे, 1 योजन पर 1/11 की हानि, तो 1000 योजन पर कितनी हानि, तो इसमें ये घटाओ 90 से 10/11 तो 10,000 रह जाएगा। 500 भी जाएंगे ना? नहीं, भू पर 10,000 योजन उसका व्यास हुआ। अब नंदनवन पर किसके कितनी हानि हुई, उसकी वो हानि का प्रमाण निकालते हैं। ये त्रैराशि का ऐसा ही रहने दो। 1 योजन पर 1/11 योजन की हानि होती है। यहाँ पर हानि नहीं बोलो, दोनों का अर्थ एक ही है। हानि होती है तो नंदनवन कितना ऊंचा है, 500 योजन, तो 500 योजन के ऊपर उसकी कितनी हानि हो जाएगी, वहाँ पर भी मैंने तिरछा निकाला, उसमें वहाँ पर भी सीधा निकाला है। ऐसा क्रम से हानि होती है ना, तो 500 योजन ऊपर जाने पर कितनी हानि होगी, तो यहाँ पर 1/11 गुना 500, 1 योजन ही है तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो 11 से 500 में भाग दिया, 11 चौक 44, 6 रह गया, 11 पाँचे 55,
और कितना रह गया 5, 5 सही 11 बराबर है। 45 योजन नंदनवन तक मेरू पर्वत की व्यास में इतनी हानि हुई। ऐसा ऐसा तिरछा आएगा ना मेरू पर्वत, ऐसा अंदर इतना आया तो उसका व्यास 500 योजन के ऊपर 500 योजन के ऊपर है ना। तो ये नंदनवन की हानि हुई वहाँ पर, नंदनवन पर इतनी मेरू पर्वत के व्यास में हानि हुई। अब यहाँ पर अभी आगे अपन सब निकालते, खाली हानि का प्रमाण निकाल के रखते हैं, फिर उसका बाह्य व्यास कितना, अभ्यंतर व्यास, ऐसा दोनों वो निकालेंगे, किसमें से घटाएंगे वो। ये नंदनवन का हानि का प्रमाण है। सबके हानि का प्रमाण खाली इस गाथा में निकाला है उन्होंने, फिर उसका व्यास कितना है वो निकालेंगे, उसको माइनस करके। अब सौमनस वन कितने ऊंचाई पर है, 62,500 है, लेकिन यहाँ पर 62,500 न लेकर के 51,500 ना, वो 11,000 सीधा गया है। मेरू पर्वत नंदनवन के ऊपर, नंदनवन के बाद ऊपर जो है कितना 11,000 तक सीधा गया है, तो वहाँ पर हानि नहीं होगी। हानि का होगी 11,000 के ऊपर, ऐसा 11,000 सीधा गया, फिर उसके बाद 51,500 ये ऐसा अंदर गया है। हाँ हाँ, अब यहाँ पर ये 11,000 का भी वो निकल जाएगा, कैसे निकल जाएगा वो बाद में बताएंगे हम उसको, क्योंकि वो हाँ नहीं वो ये सीधा गया है ना, इसका अभी निकालते बाद में, अभी हानि खाली निकालते फिर उसके बाद में निकालेंगे। तो यहाँ पर कितनी हानि हुई है तो उसका प्रमाण निकालना है, तो 51,500 है। तो 1 योजन पर 1/11 योजन की हानि, तो 51,500 योजन पर कितनी हानि होगी, तो नंदनवन का जो आएगा उसमें यह हानि का प्रमाण निकलेगा। तो क्या करेंगे, 51,500 गुना 1/11/1 योजन, मतलब 51,500/11 यह हानि का प्रमाण आएगा। मतलब कितना योजन आएगा, 11 चौक 44, 7 रह गया, 11 छक्क 66, 9 रह गया, 11 अट्टे 88, 2 रह गया, 11 इक्के 11, 9/11, 4,681। मतलब नंदनवन के बाद सौमनस वन तक मेरू पर्वत की कितनी हानि होगी, 4,681 योजन, सही 9/11 योजन। इतना कम हो जाएगा मेरू पर्वत का व्यास, 681 सही 9/11। इधर लिखती हूँ, ये सौमनस वन की हानि है और ये नंदनवन की हानि है। अब उसके बाद पांडुक वन तक की हानि कितनी है वो निकालना है। तो वहाँ पर भी सौमनस वन के बाद 11,000 तक सीधा गया है मेरू पर्वत। वो 11,000 2 बार सीधा गया है, फिर उसके 11,000 को माइनस करो 36,000 में से, तो कितने बचे 25,000। तो 25,000 में ही क्रम से हानि हुई है, तो इसलिए 25,000 का ही निकालेंगे। 1 योजन पर 1/11 की हानि, तो 25,000 योजन पर कितनी हानि हुई, तो 25,000/11, 25,000 को 11 से भाग दो, मतलब 1/11 मतलब ये 11 रह गया, 1 से यहाँ गुना करो और ये यहाँ पर 1 से भाग दो 1 योजन से, तो 11 इक्के 11 दूनी 22, 3 रह गए, 11 दूनी 22 ही आएगा, हाँ 8 रह गए, 11 सत्ते
77, 3 रह जाएगा। फिर 11 दूनी 22, फिर 8 रह जाएगा ना, 8/11, 2272 योजन और 8/11। ये किसका आया हानि का प्रमाण? पांडुक वन के, मतलब पांडुक वन तक सुमेरु पर्वत सोमनस वन के बाद पांडुक वन तक क्रम से कितना कम होता गया सुमेरु पर्वत? तो 2272 योजन अंदर गया है वो, 2272 से 8/11। ये पांडुक वन तक की हानि है। ये हानि का प्रमाण निकाला। अभी वहाँ का व्यास कितना है वो निकालेंगे अभी। अब ये अपन ने तल व्यास तो निकाला था अभी 10,000 और 90, 10,090, उसमें वृद्धि का प्रमाण जोड़ दिया ना, तो तल व्यास आ गया वहाँ पर वृद्धि का प्रमाण जोड़ने पर 10,090 और ऊपर 10/11 इतना था। अब भूमि विस्तार कितना है? 10,000। अब 10,000 विस्तार में नंदनवन का निकालना है व्यास, तो उसकी जो हानि का प्रमाण है वो घटाओ 10,000 में से, मतलब भूमि व्यास में से जो हानि का प्रमाण है नंदनवन की हानि का प्रमाण, ये नंदनवन की हानि वो घटाओ, तो जो रहेगा उसको नंदनवन का बाह्य व्यास बोलेंगे। अब आगे की गाथा होगी शायद, ये पीछे की गाथा में केवल हानियों का प्रमाण निकाला है, फिर आगे वो गाथा में उन्होंने बताया है अपने हानि को कम करने पर। 615 नंबर की गाथा है। सग सग हानि विहीने भूवासे चयजुदे मुहवासे गिरिवन बहिरभ्यंतर तलवित्थारपमाहोदी। प्रत्येक मेरु का अपना अपना जो व्यास है भूव्यास, उस भूव्यास में हानि का प्रमाण सग सग हानि विहीन, अपने अपनी जो हानि है वो घटाने पर, और उसको या अपने अपने मुख्य व्यास में ऊपर से लेना है तो जोड़ने पर, ऊपर से जो बोला है वो जोड़ना, और नीचे से ऊपर जाना है तो कम करना। मुख के व्यास में जोड़ने लेने पर आएगा और भूव्यास में घटाने पर आएगा। उतना हानि बोलो या वृद्धि बोलो देने पर गिरी वन, गिरियों पर्वतों का वन मुख व्यास में बढ़ाने, चयुदे मतलब चय जोड़ने पर गिरी पर्वत के वन का बाह्य व्यास, अभ्यंतर व्यास, तल का विस्तार, ये सबका प्रमाण आता है। अब यहाँ पर अपन नीचे से जाते ऊपर, क्योंकि अभी अपने को भद्रशाल वन भी पता है 10,000 योजन है और वहाँ पर हानि का प्रमाण अपन ने निकाला है। तो 10,000 में मतलब भद्रशाल वन का व्यास, ए भूमि व्यास, उसमें नंदन हानि वन की हानि का जो प्रमाण है घटाया, तो बराबर नंदन वन का बाह्य व्यास आएगा। अंदर गया है वो नहीं, बाह्य व्यास कटनी होगी ना पूरी वो, तो उसमें जैसा भी ये चारों तरफ ये नंदनवन है, तो यहाँ पर ये बाह्य व्यास बोलेंगे, यहाँ से यहाँ तक ये बाह्य व्यास मतलब ये, और ये अंदर अभ्यंतर व्यास, यहाँ से यहाँ तक ये अभ्यंतर व्यास होगा, और यहाँ से यहाँ तक ये बाह्य व्यास होगा। ये नंदनवन होगा ना चारों तरफ ऐसे। तो जितना हानि का प्रमाण है उतना घटाओ, तो भूमि व्यास कितना है 10,000 योजन, उसमें नंदनवन के हानि का प्रमाण अपन ने निकाला है 45 योजन और 5/11 योजन घटाया 10,000 में से। तो कितना आया यहाँ पर? इधर ऐसा करती हूँ 5/11 है ना, 500/11 है ये। हाँ मतलब इसको यदि ये करते हैं ये निकालेंगे तो अपना ये सीधा आ जाएगा ना। 45 कम करो और एक में से तो यहाँ पर एक ये नहीं, ये तो ऊपर रह जाएगा ना,
45 कम करेंगे, फिर 1 में से 5/11 कम करेंगे। 45 कम करने पर कितना आएगा? 55 आएगा ना। 55 9,900 इतना ही है ना, बराबर है 9,955। 9,955। अब इसमें से एक योजन लेकर के ये 5/11 घटाओ। 1 माइनस 5/11 मतलब 11 माइनस 5 मतलब 6/11 आ जाएगा ऊपर। तो इसमें से एक प्रमाण कम करो तो कितना शेष रहा? 9,954 सही 6/11। ये क्या आया? नंदनवन का बाह्य व्यास, बाह्य कटनी, जो कटनी का बाहर से बाहर व्यास आएगा वो आएगा। अब वहां पर क्या हुआ है? मेरू पर्वत भीतर 500 योजन आया है, एक तरफ से 500 योजन, दूसरी तरफ से 500 योजन, तो 1,000 कम हो गए ना। ये यहां से यहां जो इतना था, अब ये मेरू पर्वत यहाँ इतना रह गया, बराबर गोलाई नहीं आई है तो खड़ू कटे ठेवलीस। सब टुकड़े हो गए है अभी चलेगा। ये इतना था मेरू पर्वत, अब वो अंदर आया, इधर 500 योजन अंदर आया, इधर 500 योजन भीतर गया, तो कितने कम हो गया? 1,000 योजन कम हो गए ना। एक तरफ से 500 और एक तरफ से 500। इस प्रकार कितना कम हुआ? 500 कम हुआ, 1,000 कम हुआ। तो 1,000 कम करने पर ये उस नंदनवन का आभ्यंतर व्यास हो गया, अंदर का व्यास। तो इसलिए यहाँ पर ये बाह्य व्यास हुआ ये। और उसका आभ्यंतर व्यास कितना हुआ? इसमें से 1,000 कम करो और माइनस 1,000 करते हैं इधर ही, तो क्या हो गया? 8,954 सही 6/11। ये नंदनवन का आभ्यंतर व्यास आएगा, अंदर का, भीतर का व्यास। जैसे अपन द्वीप का निकालते हैं ना, बाह्य सूची और आभ्यंतर सूची, ऐसे यहाँ पर बाह्य व्यास और आभ्यंतर व्यास ये नंदनवन का हुआ। आया ना समझ में? कुछ शंका हो रही क्या? आपके चेहरे से ऐसा लग रहा है। यहाँ 10,000 था ये। हाँ, 72 साल बाद। हाँ, और उसके ऊपर 500 ऊपर गए। 500 ऊपर गए तो इतना रह गया, 9,954 रह गया। ये बाह्य हो गया। हाँ, अब वहाँ मेरू पर्वत जो है वो अंदर आ गया। हाँ, वो कटनी बन गई उसके उधर अंदर आने पर। जैसे अपन मानस स्तंभ बनाते हैं, एक कटड़ा बनाते हैं, उसके ऊपर अंदर एक भीतर कटड़ा होता है, तो उसके जो व्यास है कम हो गए ना। वो कितना कम हुआ? वहां पर एक साथ 1,000 कम हुआ। तो 500 योजन इधर नंदनवन है। हाँ, और उधर 500 वजन उधर, और दक्षिण उत्तर 500, इधर 500, तो 1,000 कम हो जाएगा ना इधर से और इधर से। जो मेरू का अंदर का व्यास होगा वो, हाँ, वो इतना 8,954 होगा। हाँ, अंदर का व्यास वो 8,954 होगा और बाहर का व्यास है वो 9,954 होगा। तो उतने 500 योजन में वो वन बन गया वहां पर। 500 योजन का सारे चारों ये वन है जो 500 में ही है क्या? हाँ, 500 में। चारों 500 में। हाँ, 500 है ना। तो हर एक में से घटा देंगे। वो जस हर वन में वो 500 योजन अंदर जाएगा और उसका वो भरपाई वहां पर हो गई। अब बताएंगे, 11,000 सीधा गया ना, उसमें उतने हो गए वो, इसलिए क्रम से हानि नहीं, वो सीधा उतना हो गया। समरुद्र व्यास बोलते उसको, समरुद्र व्यास, बस समान गया हुआ है। ये नंदनवन का आभ्यंतर और बाह्य व्यास निकाला। अब सौमनस वन का कितना है? पहले यहाँ पर ये निकालो कि एक त्रैराशिक से वो कितना सम कितना जाएगा, ये जितना अंतर गए ना वो वहाँ पर एक भर लेंगे। तो एक सही 11 1/11 योजन पर
योजन की हानि जहाँ हुई है, 1/11 योजन की हानि जितनी ऊंचाई पर हुई है वो ऊंचाई कितनी है? 1 योजन है। समान फल राशि कितनी? 1 योजन है। हाँ, तो 1000 योजन की हानि पर कितनी ऊंचाई होगी? जहाँ पर 1/11 की हानि हुई वहां पर ऊंचाई कितनी है? 1 योजन। और जहाँ पर 1000 योजन की हानि हुई तो वहां पर ऊंचाई कितनी होगी? हाँ वैसा वो समरुद्र व्यास का प्रमाण आता है। 1000 योजन अंदर आया ना, वो उधर भर दिया। वो 11 यदि कम होता जाता तो 11,000 पर 1000 कम हो जाता ना, तो 1000 इधर ही अंदर आ गया मेरू पर्वत। तो इसलिए वहाँ 11,000 तक समान ही है वो मेरू पर्वत। ये नंदनवन है। अब इस नंदनवन के यहाँ पर समझो इधर से ही ऐसा कम करते जाते तो 11,000 ऊपर जाते तो वहाँ पर 1000 कम हो जाता। लेकिन यहाँ पर इधर ही 1000 योजन अंदर आया है, भीतर आया है। इधर से ही 1000 योजन अंदर आया है, तो 11,000 तक हानि न होते हुए वो समान ही जाएगा। जो यहाँ हानि होनी थी वो यहाँ पर एक साथ ही हो गई, तो उस वहाँ तक वो मेरू पर्वत समान ही जाएगा समरुद्र 11,000 योजन तक। तो इसलिए वो ऊंचाई निकाली है ऐसे कि 1/11 योजन जहाँ हानि हुई वहाँ पर ऊंचाई कितनी है? 1 योजन। और जहाँ पर 1000 योजन यदि ऊंचाई व्यास कम हुआ है, हानि हुई है, तो कितनी ऊंचाई होगी? तो उतना समरुद्र ऊंचाई है, समरुद्र व्यास है। उतनी ऊंचाई तक मेरू पर्वत का समान व्यास है। तो कितना आएगा वह? 1000 गुणित 1/11। तो 11 भागार का भागार है वो गुणकार में जाएगा ना, ऊपर जाएगा। मतलब ये 11 से ऐसा आएगा। 1/11 का उल्टा गुना करेंगे तो 11/1 हो जाएगा। और 1000 को 11 से गुना करेंगे तो 11,000। मतलब वो ऊंचाई 1000 योजन की जहाँ हानि हुई वो ऊंचाई कितनी है? 11,000 योजन है। तो यहाँ 11,000 योजन तक वो समान ही जाएगा, वहाँ हानि नहीं होगी। हाँ हाँ, जो हानि वहाँ होनी थी आखिर में, हाँ, उन्होंने शुरू में कर दी। शुरू में इधर ही नंदनवन बन गए ना उससे। यदि वहाँ हानि नहीं होती तो वन कैसे बनता? फिर सीधा ही पर्वत हो जाता। इस बीच में जो वन बने हैं वहाँ पर हानि हुई है एक साथ 500 योजन की, इसलिए वो वन बन गया है, कटनी बन गई वहाँ। अब आगे नंदनवन का निकाला था, सोमनस वन का निकालना है। अब जो नंदनवन का अभ्यंतर व्यास है उसमें ही हानि होती गई ना ऊपर। वो 11,000 तक तो सीधा वैसा है, उतना ही रहा व्यास। और 11,000 के ऊपर 51,500 वहाँ पर सोमनस वन आया, तो वहाँ पर वो क्रम से हानि होती गई। तो क्रम से हानि होती गई तो कितनी हानि होगी उसका त्रैराशि करके निकालो। 1 योजन पर 1/11 की हानि, वो हानि निकाली है अपन ने ना, हानि निकाली है। उसमें वो घटाना है खाली। नंदनवन के अभ्यंतर व्यास कितना निकाला था अपन ने? 8,954। नंदनवन ऐसा लिखो सूत्र, नंदनवन का अभ्यंतर व्यास, अभ्यंतर व्यास मैंने वो मेरू पर्वत का कैसा भी आकार निकालते लोग, ऐसा ही आकार निकालना चाहिए। बराबर वो सीधा जाना चाहिए, फिर तिरछा, फिर सीधा, फिर तिरछा, ऐसा। और उसकी जो ये व्यास है उसके समान हाइट, ऐसे बहुत छोटा निकलेगा वैसे करेंगे तो। अभ्यंतर व्यास माइनस हानि का प्रमाण, जो हानि बताई ना वो सोमनस वन की हानि का प्रमाण जो है वो घटाएंगे तो सोमनस वन का बाह्य व्यास आएगा। तो नंदनवन का व्यास कितना है? 8,954 सही, 954 और 6/11 योजन है। और हानि का प्रमाण यहाँ पर ने लिखा है 4,681
सही 9/11। इसमें से माइनस करो तो 100-1 की जो बाह्य व्यास है वो आएगा। 100 का बाह्य व्यास। पूरा दिखता है इसमें। तो यहाँ पर कितना हुआ, ये 8,954 में से 4,681 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4,000। ऐसा घटाते हैं ना इसमें, ये 4 में से 1 गया 3, फिर 5 में से मतलब 15 में से 8 गया 7, अच्छा 1, 9 में से 7 गया 2, 4 में 8 में से 4 गया तो 4। अब यहाँ पर 1 लेना पड़ेगा क्योंकि 6/11 छोटा है और 9/11 बड़ा है, तो इसमें से और 1 योजन ले लो। हाँ, तो 1 सही 6/11 में से माइनस 9/11 करो, तो इसमें से 1 लिया तो यह कम हो गया, 72 हो गया। अब यहाँ पर 11 के 11 और 6 17/11, उसमें से माइनस 9/11 तो बराबर 8/11 रह गया। 4,272 सही 8/11 योजन, ये 100 का बाह्य व्यास हो गया। 100 का बाह्य व्यास। अब वहां पर मेरु पर्वत 500 योजन दोनों तरफ से अंदर आया है, तो उसका अभ्यंतर व्यास कितना होगा। हाँ, तो 1,000 इसमें से घटाओ, 1,000 योजन बाह्य व्यास में से घटाते हैं तो उसका अभ्यंतर व्यास होता है। वहाँ पर मेरु पर्वत अंदर कितना रह जाएगा, 3,272 सही 8/11, ये 100 का अभ्यंतर व्यास होगा। व्यास हाँ, पुनः मेरु पर्वत। यहाँ पर ये सीधा 11,000 योजन आया, यहाँ 51,500 गया। पुनः यहाँ पर मेरु पर्वत अंदर 500 योजन आया, तो ऊपर सीधा पुनः 11,000 योजन तक, वो वैसा ही त्रैराशि करके निकालेंगे यहाँ से कि 1/11 योजन की हानि हुई, वो वहाँ पर ऊंचाई 1 योजन, तो जहाँ पर 1,000 योजन की हानि हुई तो उसकी ऊंचाई कितनी, तो 11,000 योजन अभी निकाला था वैसे ही, तो यहाँ पर 11,000 योजन तक वैसा सीधा जाएगा, यहाँ पर हानि नहीं होगी क्योंकि हानि वो यहीं पर कर ली हमने मेरु पर्वत में। नाही, आम्ही सांगितलं तर त्यांना काढायला। हाँ, तो यहाँ पर ये 11,000 योजन तक सीधा गया है, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक सीधा गया है। फिर उसमें उसके ऊपर 36,000 में से 11,000 इधर कम हुआ, तो फिर ऊपर कितना रहा, 25,000 योजन। तो 25,000 पर कितनी हानि हुई वो निकाला है यहाँ पर। तो ऐसे यहाँ पर उसकी भी ऊंचाई करके वो उन्होंने निकाला है, मतलब ये जो हानि है ना, इसके ऊपर से ऊंचाई निकालो कितनी है, वो ये हानि पर से ऊंचाई निकल सकती है। अभी जो 51,000 की निकाले ना, वो ऐसे की निकाली है। पहले वो निकालते हैं कि नंदन वन से वो क्रम से हानि जहाँ होती गई है वो क्षेत्र कितना है, वो ऊंचाई कितनी है। तो 11 योजन 1/11 योजन पर 1 योजन की ऊंचाई है, तो यहाँ पर हानि कितनी है, ये मतलब 51,500/11 है। इसका करो 11 से 4,681 में 11 से गुना करो और 9 प्लस करो उसमें, तो कितना आएगा, 11 1 के 11, अच्छा 1, 11 8 88 और 1 89, अच्छा 1 8, हाँ 11 संग 66 और 8 74, 4 अच्छा 7, चुकलं काय, हाँ 11 चौक 44 और 7, 44 और 7 51,
51 हो गया। इसमें 9 मिलाओ तो 51, ये 9 और 1 10 हो गया, अच्छा 1, 9 और 1 10, अच्छा 1 5 और 51,500। तो 51,500 बटे 11, 11 आएगा ना इसके नीचे। तो इतनी ऊंचाई पर इतनी हानि जहाँ हुई, इतनी, ये हानि का प्रमाण है ये, इतनी हानि जहाँ हुई वहाँ पर ऊंचाई कितनी है, कितनी योजन ऊंचाई है। तो उसका ऐसा निकाल करके वो, ये तो सीधा है ऐसा, 51,500 ये फल इच्छा राशि है, इच्छा राशि को फल राशि से गुना करते हैं 1 से, और प्रमाण राशि से भाग देते हैं। तो यहाँ पर भाग दे दो 1/11। अब भाग है तो उल्टा गुना हो जाएगा, उल्टा गुना करेंगे तो 11/1 आएगा, तो 11 11 निकल जाएगा। तो ऊंचाई कितनी रहेगी, 51,500। मतलब उतनी ऊंचाई पर कितनी हानि हुई, या उतनी हानि हुई है तो वहाँ पर ऊंचाई कितनी हुई, ऐसे दोनों तरफ से निकाला है। अब इसके ऊपर निकाल रहे थे अपन, सममनस वन के अभ्यंतर व्यास में अब पांडुक वन की हानि घटाओ। सममनस वन का बाह्य व्यास कितना था, 4000, नहीं अपने अभ्यंतर व्यास चाहिए ना, हाँ अभ्यंतर निकालना है, 3272। यहाँ सूत्र बनाओ, सममनस वन का अभ्यंतर व्यास, अभ्यंतर व्यास माइनस पांडुक वन की हानि, पांडुक वन की हानि का प्रमाण बराबर पांडुक वन का बाह्य व्यास, बाह्य व्यास। तो यहाँ 3272 सही 8/11 है, माइनस या पांडुक वन की हानि अपन ने निकाली इधर, 2272 सही 8/11। तो 3272 में से 2272 घटाया, कितना रह गया, 1000 योजन। पांडुक वन का व्यास आ गया वहाँ पर, पांडुक वन का व्यास 1000 योजन है बाह्य व्यास, और उसका अभ्यंतर व्यास क्या, अभी वहाँ पर मेरु पर्वत ऐसे समाप्त ही हो गया, उसकी चूली का है। तो 494 अंदर आया है वो, तो 494 उसकी पांडुक वन का व्यास है। तो 494 इधर से और 494 इधर से, मतलब कितना हो गया, 984 हो गया ना, नहीं 906 कम हो जाएगा, 988 योजन हो जाएगा इधर और उधर। तो 12 योजन रह जाएगी, वो चूली का है, वो 12 योजन के बीच में। ये जो पांडुक वन है ऐसा, तो इधर से 494, इधर से 494, और बीच में ये चूली का केवल 12 योजन की रह गई। तो फिर पांडुक वन पर सब आएगा वर्णन। अब पांडुक वन का अंदर बाहर से 4 शिलाएँ हैं, चैत्यालय है, वो सब कहाँ कहाँ पर है, कितना कितना है, खाली अभी ये सब वनों का व्यास निकाल रहे हैं और उसका वर्णन सब आएगा। तो 1000 योजन बराबर यहाँ पर पांडुक वन का व्यास रह गया। तो वहाँ पर भी 1000 योजन तक 11,000 योजन तक सीधा गया है, और ऊपर कितना रह गया उसका भी उल्टा निकाला है, 1/11 योजन की हानि पर 1 योजन की ऊंचाई। तो ये कितना है, ये 25,000 योजन बटे 11 है। ये हानि का प्रमाण कितना है, 25,000 योजन को 11 से भाग दिया तभी तो ये निकला है ना। तो 25,000 योजन बटे 11 है। तो उतनी हानि पर कितनी ऊंचाई होगी, तो 25,000 योजन ऊंचाई आती है बराबर। तो ये यहाँ पर हुआ। सग हानि विहीन, वो बताया था 615 गाथा में कि अपने अपनी हानि से रहित भू का व्यास में अपने अपने हानि कम करते जाते हैं। या ऊपर से आप ऐसा ही करो तो भी आएगा, 1000 योजन पांडुक वन,
उसमें ये जो हानि मतलब वृद्धि का प्रमाण है इसको जोड़ो तो 100-1 का अभ्यंतर व्यास आएगा 3,300 आएगा। फिर 3,272 में 1,000 जोड़ो तो बाह्य व्यास आएगा। फिर बाह्य व्यास में ये 100-1 के हानि का प्रमाण जोड़ो वृद्धि करो तो 4,600 कैसे जोड़ेंगे तो वहाँ पर 100-1 के अभ्यंतर 8,954 उसका अभ्यंतर व्यास आएगा। उसमें 1,000 जोड़ेंगे तो उसका बाह्य व्यास आएगा। इसी प्रकार वो नीचे मतलब ऊपर से नीचे निकालना है तो जोड़ना वृद्धि करना और नीचे से ऊपर निकालना है तो हानि करना। तो ये बराबर वो पांडु कैसा मेरु पर्वत है अपने दिमाग में आता है। ऐसे भू पर 10,000 योजन व्यास है पुनः कम कम होता हुआ अंदर वन के वहाँ पर कम हो गया और 1,000 योजन अंदर आया। फिर 11,000 योजन सीधा गया अपन उसका सबका जोड़ करो तो बराबर आना चाहिए वहाँ पर। पहले वहाँ पर ऊंचाई कितनी है सुमेरु पर्वत के जो मूल है वो कितना है 1,000 योजन ऊंचाई है। फिर यहाँ भद्रशाल वन है 1,000 योजन ऊंचाई पर भद्रशाल वन आएगा। फिर 500 योजन जाएंगे तो नंदनवन आएगा। पुनः 11,000 योजन सीधा जाएंगे 11,000 योजन सीधा जाएंगे। फिर 51,500 जो है वह 100-1 आएगा। ये समरुद्र व्यास है ये 11,000 ये समरुद्र व्यास बोलते हैं उसको व्यास समान व्यास है। पुनः 11,000 योजन सीधा जाएंगे। फिर ये समरुद्र व्यास है व्यास। पुनः 25,000 योजन जाएंगे तो वहाँ पर पांडुक वन है। तो सब कुल मिला करके कितना हो गया ये 5 और 5 10। अच्छा 1 और 1 2 3 4 5 और 5 10। अच्छा 1 और 1 2 5 और 2 7 7 8 9 10 1,00,000 योजन हो गया बराबर। मेरु पर्वत की ऊंचाई 1,00,000 योजन है भूमि उसके तल व्यास से लेकर के। 615 नंबर हो गई गाथा। अब 616 नंबर की गाथा है। वही जो त्रैराशिक अपन ने किया था ना वही त्रैराशिक बताया है। ये आर संसरणे ए गुदो 10 सये सुखिम लद्धम नंदन सोमन सुवरिम सुदंसने सरिसरुंददो। जो क्या था ना वो त्रैराशिक AR संस ओसरणे 1 योजन का 11वां भाग कम होने पर 1 योजन उदो मतलब ऊंचाई है तो 10 सयेसु 10 शत मतलब 1,000 10 शत मतलब 1,000 योजन ऊंचाई जहाँ पर ये हुई है नहीं 10,000 योजन पर कितना लब्ध आएगा 10,000 नहीं 1,000 योजन की हानि जो हुई वहाँ पर ऊंचाई कितनी आएगी 1/11 योजन की हानि पर 1 योजन की ऊंचाई आती है तो 1,000 योजन की हानि पर कितनी ऊंचाई होगी। ऐसा त्रैराशिक किया था ना अपने अभी। तो वहाँ पर नंदन वन के ऊपर और समवनस के ऊपर समरुद्र ऊंचाई कितनी है मतलब समान व्यास कितने योजन तक है उसका प्रमाण निकलता है। अभी किया था ना ये 11,000 योजन निकाला था वही निकाला है कि 1/11 योजन की हानि जहाँ हुई है वहाँ पर ऊंचाई कितनी है सुमेरु पर्वत की 1 योजन ऊंचाई है। अब यहाँ पर 1,000 योजन की हानि हुई तो वहाँ पर कितनी ऊंचाई उसमें कितनी ऊंचाई आएगी तो 1,000 भागिले 1 गुना करेंगे और भागिले 1/11
और इसको उल्टा गुना करेंगे, 1000 गुणिले 11/1, तो 11,000 ही हो जाए ना। ये समरुद्र व्यास कितना है, समान व्यास कितना है, 1000 योजन 11,000 योजन तक समान व्यास है, ये निकाला है इसमें। और बाकी सब अपने निकाला ही है उसमें। ये पूरी मतलब 616 गाथा भी पूरी हो गई, वो सब गणित अपने किया पहले ही। और उसके बाद बाकी के जो मेरू है, 4 मेरू, उसके कितने हानि है, चय है, और वो किस किस वन पर कितना उसका व्यास है, वो निकाला है। कर लेते हैं, टाइम हो गया है 17। ओम जाने यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ, अपने को जानिए। सुमेरु पर्वत को जानने वाला कौन है, मैं ही हूँ। सुमेरु पर्वत की महिमा आती है, इन सुमेरु पर्वत को जानने वाले ज्ञान की महिमा लाइए। इतना बड़ा सुमेरु पर्वत 1,00,000 योजन का, कहाँ पर कितना व्यास है, ये सब कौन जान रहा है, मैं ही जान रहा हूँ। जानने वाला ज्ञान सुमेरु पर्वत रूप नहीं है, या सुमेरु पर्वत से मेरा ज्ञान नहीं है। सुमेरु पर्वत पत्थर का है, उसमें ज्ञान नहीं है, वह कुछ जानता नहीं है, इसलिए सुमेरु पर्वत रूप नेय पदार्थ भिन्न है, और जानने वाला यह मैं ज्ञानमय आत्मा भिन्न हूँ। जानिए, सुमेरु पर्वत को जानने वाले को जानिए। अभी तक तो सुमेरु पर्वत जाना, लेकिन उसको जो जान रहा था उसकी खबर कहाँ थी। उस समय हम नायक को भूल गए, नेय ही मुख्य हो गया। अब नेय को गौण कीजिए और नेय के न्यायक को जानिए। यह मैं उस समय भी जान ही रहा था, जानन जानन क्रिया का ही मैं करता था। जान, यह मैं सदैव न्यायक ही हूँ। न्यायक को जानते समय भी न्यायक, और नेय को जानते समय भी न्यायक ही हूँ। दीपक सदैव प्रकाशक ही है, स्वयं को प्रकाशित करे या पर को प्रकाशित करे, दीपक प्रकाशक ही है। इसी प्रकार न्यायक स्व को जाने या पर को जाने, वह न्यायक ही है। जानिए, ऐसे न्यायक स्वरूप अपने निज आत्मा को जानिए। इस संपूर्ण शरीर में जो कुछ न्यायक चैतन्य की प्रतीति हो रही है, ये चैतन्य ही मैं हूँ, यह ज्ञानमय आत्मा ही मैं हूँ। मैं न्यायक हूँ। न्यायक मतलब जानने वाला। पहले भी मैं जान ही रहा था, अभी भी मैं जान ही रहा हूँ, आगे अनंत काल तक भी जानता ही रहूँगा। जानना कभी भी बंद नहीं होगा। तो उस ज्ञानमय न्यायक को जानिए। ज्ञानानंद स्वरूप टंकोत्कीर्ण न्यायक स्वरूप निसंग स्वरूप निर्मम स्वरूप शुद्धोऽहम् एकोऽहम् ध्रुवोऽहम्
विसर्जन. नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धानं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो